संसद एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 73वां जन्मदिन है और इस मौके पर उन्हें देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी शुभकामनाएं दी जा रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत देश के तमाम बड़े नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके जन्म दिवस की बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पीएम मोदी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मेरी शुभेच्छा है कि अपनी दूरगामी दृष्टि और सुदृढ़ नेतृत्व से आप अमृत काल में भारत के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त करें। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सदा स्वस्थ और सानंद रहें तथा देशवासियों को अपने अप्रतिम नेतृत्व से लाभान्वित करते रहें। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा कि अपनी दूरदर्शिता, अथक परिश्रम और निस्वार्थ सेवा भाव से करोड़ों लोगों के जीवन में समृद्धि और विश्वास लाने वाले देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी को मैं जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही ईश्वर से आपकी दीर्घ आयु और उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना करता हूं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लिखा कि विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय जन नेता पीएम मोदी को जन्मदिन की सादर शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय संस्कृति की वैश्विक प्रतिष्ठा, जनता जनार्दन के बहुआयामी विकास और राष्ट्र के सार्वभौमिक उत्कर्ष को आपने साकार स्वरूप प्रदान किए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर मेरी शुभकामनाएं। उन्हें अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र का आशीर्वाद मिले। संसद के विशेष सत्र में पेश किए जाने वाले न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स बिल को लेकर पूर्व कमिश्नरों ने चिंता जताई है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व कमिश्नरों का कहना है कि इस नए बिल से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य कमिश्नर्स का ग्रेड डाउन होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वह इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी को पत्र भी लिखेंगे। पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी ने न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत के दौरान कहा कि नया बिल इंडिया के इलेक्शन कमीशन का स्टेटस भी डाउन करेगा और टॉप इलेक्शन ऑफिसर्स का भी। नए चुनाव अधिकारियों का रैंक ब्यूरोक्रेट्स के बराबर होगा, जो एक राज्य मंत्री से भी नीचे का दर्जा है। इस वजह से उन्हें नेताओं के खिलाफ एक्शन लेने में दिक्कत होगी। उन्हें उस सम्मान की नजर से नहीं देखा जाएगा जैसा देखा जाता रहा है। उन्होंने बताया कि इसी वजह से कई देशों में इलेक्शन कमिश्नर खुद जज होते हैं। कुरैशी ने कहा कि पीएम को लिखे जाने वाले पत्र में सरकार से अर्जी होगी कि इस बदलाव को लागू ना करें। हालांकि सरकार का कहना है कि नया बिल चुनाव अधिकारियों के रैंक निर्धारण के नियमों में कोई बदलाव नहीं करेगा। इलेक्शन कमिश्नर्स का स्टेटस वही रहेगा जो पहले से रहा है। कल सोमवार 18 सितंबर से शुरू हो रहे संसद के विशेष सत्र में न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स बिल पेश किए जाने को लेकर आरजेडी सांसद मनोज झा ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि अब फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बारे में नहीं सोचा जा सकता। संविधान के आर्टिकल 324 को भी निष्प्रभावी किया जा रहा है। नए प्रावधान के मुताबिक नियुक्त होने वाले इलेक्शन कमिश्नर्स को यह बात हमेशा खटकेगी कि उनकी नियुक्ति सरकार में शामिल पार्टी ने की है, इसलिए उनके खिलाफ शिकायतों के निपटान में समस्या होगी। देश में चल रहे सनातन धर्म के विवाद पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ABP न्यूज से बातचीत के दौरान कहा कि मेरा मानना है कि भारत के संविधान में सभी धर्मों को मानने की इजाजत दी गई है। जो धर्म को नहीं मानता है उसे भी यहाँ आज़ादी दी गई है। भारत के संविधान में बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, संवैधानिक अधिकार है। हम चाहते हैं कि देश की धर्मनिरपेक्षता और विविधता को बस कोई नुकसान ना पहुँचे। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र द्वारा 18 सितंबर से बुलाए गए विशेष सत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी ने पिछले मानसून सत्र में CRPC IPC में बदलाव को लेकर बिल पास किया। उससे पहले आर्टिकल 370 को लेकर भी बिल पास किया गया। ये सभी स्पीकर की मंजूरी के जरिए किए गए। उन्होंने कहा कि इस तरह अचानक से बिल लाकर उन्हें पास करवाना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। ओवैसी ने इस बात पर भी आशंका जताई कि इस बार संसद के विशेष सत्र में भी कुछ ऐसा ही किया जा सकता है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कल 18 सितंबर सोमवार से संसद का विशेष सत्र बुलाया है, जो कि 22 सितंबर तक चलेगा। इस सत्र की 5 बैठकें होंगी। कांग्रेस के लेटेस्ट सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने निशाना साधा है। दरअसल कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने ऑफिशियल हैंडल से शेयर किए गए एक वीडियो में कथित तौर पर भारत का एक विकृत मैप दिखाया गया है। इसमें पूरा पूर्वोत्तर क्षेत्र गायब है। वह इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए असम CM ने आरोप लगाया कि क्लिप से ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने पहले ही पूर्वोत्तर को विदेशी देश में बेच दिया है। कांग्रेस के पोस्ट का स्क्रीनशॉट लेकर असम के मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने पूर्वोत्तर की पूरी जमीन किसी पड़ोसी देश को बेचने के लिए गुप्त रूप से सौदा किया है। क्या राहुल इसी वजह से विदेश गए हैं? यह पार्टी ने शर्जील इमाम यानी UAPA की धाराओं के तहत जेल में बंद एक पूर्व छात्र कार्यकर्ता को सदस्यता दे दी है।
इस बीच असम के मुख्यमंत्री ने कल शनिवार को समाचार एजेंसी एएनआई से भी इस विषय पर बात करते हुए कहा कि मैंने वो ट्वीट देखा, ऐसा लगा जैसे कांग्रेस ने हमारे प्रिय पूर्वोत्तर क्षेत्र को चीन को दे दिया है। उन्होंने भारत का एक नक्शा निकाला जिससे पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र को काट दिया गया। ये एक जानबूझकर किया गया राष्ट्र विरोधी कृत्य है। पूर्वोत्तर और पूरे देश के लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें करारा जवाब देना चाहिए। केरल में निपा वायरस की खबरों से इस समय डर का माहौल है। इस बीच देश के जाने माने महामारी विशेषज्ञ रमन गंगा खेड़कर ने निपा वायरस के बांग्लादेशी स्ट्रेन को लेकर चेताया है। उन्होंने इस विषय पर न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि इस समय हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता निपा वायरस के मूल का पता लगाना, आसपास के सभी जानवरों की टेस्टिंग करना और सभी चिकित्सीय सुविधाएं तैयार करना है। आपको बता दें कि 13 सितंबर को केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा था कि राज्य में जो निपा वायरस मिला है उसकी पहचान बांग्लादेश के स्ट्रेन से हुई है। वहीं इस पर विशेषज्ञ रमन गंगा खेड़कर ने कहा कि यह स्ट्रेन पहले सांस संबंधी परेशानी शुरू करता है और फिर मरीज को वेंटिलेटर तक पहुंचा देता है। उनसे यह पूछे जाने पर कि बांग्लादेशी स्ट्रेन कितना ज्यादा खतरनाक है, इस पर विशेषज्ञ ने बताया कि मलेशियाई स्ट्रेन न्यूरोलॉजिकल लक्षण पैदा करता है, लेकिन बांग्लादेश का स्ट्रेन जानलेवा है और उच्च मृत्यु दर वाला है। उन्होंने कहा कि पहले प्रकोप के दौरान 23 संक्रमितों में से 79% लोगों की मौत हो गई थी। इसके साथ ही आपको बता दें कि केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कल शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राज्य के लिए राहत की बात ये है कि निपा वायरस का कोई नया मामला सामने नहीं आया, जबकि संक्रमित लोगों के संपर्क में आए 5 और लोगों में बीमारी के कुछ लक्षण दिखे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने कहा कि परीक्षण के लिए भेजे गए 51 नमूनों के नतीजों का इंतजार किया जा रहा है। कर्नाटक में 3 उप मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर इस समय काफी चर्चा हो रही है। दरअसल कर्नाटक के सहकारिता मंत्री के.एन. राजन्ना ने इस विषय की वकालत करते हुए शनिवार 16 सितंबर को कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में 3 और मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि वे इस बारे में कांग्रेस आलाकमान से चर्चा करेंगे। कांग्रेस नेता ने कहा कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, हम देख रहे हैं और सभी दल चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। हमारी इच्छा है कि कांग्रेस को कर्नाटक में अधिकतम सीट पर जीतना चाहिए, हमें अपनी जीत पर भरोसा है। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत राय बताते हुए कहा कि उप मुख्यमंत्री का एक पद अनुसूचित जाति जनजाति, एक पद अल्पसंख्यक समुदाय और एक पद वीरशैव समुदाय के नेता को दिया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वह इस मसले पर आलाकमान के साथ चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि फिलहाल वोकलिका समुदाय से संबंधित डी.के. शिवकुमार कर्नाटक सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं और वह प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। वहीं राजन्ना के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि कोई भी कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के सामने अपनी राय रख सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आलाकमान के समक्ष इस तरह का कोई प्रस्ताव है। इसके अलावा राज्य गृह मंत्री परमेश्वर ने कहा कि राजन्ना के बयान में कुछ भी गलत नहीं है। उन्हें यह बात मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष को बतानी होगी। यह उनकी निजी राय है जिसे उन्होंने व्यक्त किया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।